Hello friends, myself BL Agrawal from Excel Educational Institute रायपुर। मैं आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी की सेकेंड क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको 22 क्वेश्चन करवाए थे। सेकेंड क्लास में 23 ऑनवर्ड करवा रहा हूं। पूरी की पूरी थ्योरी आपकी स्टडी मटेरियल को कवर करती है दोस्तों। स्टडी मटेरियल का जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है ना, उससे थ्योरी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो बेसिक कंसेप्ट्स का है और चैप्टर नंबर 2 जो है वो सोर्स ऑफ फाइनेंस का है। तो ये वाली जो थ्योरी है ना, ये पूरी सोर्स ऑफ फाइनेंस वाली स्टडी मटेरियल के बेस पे है। पूरे क्वेश्चन आपकी स्टडी मेट के है, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एडीआर, जीडीआर, आईडीआर। अगर आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, तो आप पीडीएफ का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो मैं इस थ्योरी को थोड़ा जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट और इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, तीन इंपॉर्टेंट वर्ड है ये वाले। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट आर सिक्योरिटी इशूड बाय नॉन यूएस कंपनीज हु वांट टू गेट लिफ्टेड इन एनी ऑफ द यूएस स्टॉक एक्सचेंज। तो एडीआर का मतलब क्या होता है बेटा? नॉन यूएस कंपनीज जो है ना, वो एडीआर इशू करती है और उन एडीआर को वो यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में लिफ्टेड करवाती है। जैसे इंडिया की बहुत सारी कंपनी ने एडीआर इशू कर रखा है। जैसे एचडीएफसी बैंक है तो उसने एडीआर इशू कर रखा है, आईसीआईसीआई बैंक है उसने एडीआर इशू कर रखा है, इन्फोसिस है उसने एडीआर इशू कर रखा है, टाटा मोटर्स है उसने एडीआर इशू कर रखा है। तो ये कंपनियां जो है ना, इंडियन कंपनीज हैं, इन सब कंपनीज ने एडीआर इशू किया है और इनका जो एडीआर है ना, वो यूएस के दो स्टॉक एक्सचेंज है, डो जोन्स और नाफडाक, उन दोनों में ये लिफ्टेड है। तो एडीआर ऐसी सिक्योरिटी है जो नॉन यूएस कंपनी इशू करती है, नॉन यूएस कंपनीज, और जिसको वो यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में लिफ्ट करवाती हैं। ईच एडीआर रिप्रेजेंट सर्टेन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंपनी रेगुलर शेयर। दोस्तों, एडीआर जो रहता है ना, उसमें मतलब जैसे एचडीएफसी बैंक का एक एडीआर एचडीएफसी बैंक के 2 इक्विटी शेयर को दर्शाता है। आईसीआईसीआई बैंक का एक एडीआर आईसीआईसीआई बैंक के मान लीजिए 3 इक्विटी शेयर को शो करता है। तो हर एडीआर कंपनी के कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर को शो करता है। एडीआर आर इशूड बाय एन अप्रूव्ड न्यूयॉर्क बैंक अगेंस्ट डिपॉजिट ऑफ ओरिजिनल शेयर। दिस शेयर आर डिपॉजिटेड विद कस्टोडियन इन यूएसए। अब जैसे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, तो उसको अगर एडीआर इशू करना है, तो एडीआर इशू करने की प्रक्रिया क्या रहेगी? वो पहले एक न्यूयॉर्क के किसी बैंक को अप्रोच करेगी, क्योंकि यूएसए में एचडीएफसी बैंक को कोई नहीं जानता। वहां न्यूयॉर्क का जो बैंक होगा ना, उसको जानते हैं। न्यूयॉर्क का बैंक जब यूएस की पब्लिक को बोलेगा कि ये बैंक एचडीएफसी बैंक अच्छा बैंक है, इसके एडीआर में आप पैसा लगाइए, तब वो लोग पैसा लगाएंगे। तो किसी की एक विश्वसनीयता की जरूरत रहती है, क्योंकि इंडियन कंपनी डायरेक्ट टैप करेंगी तो उसको कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए कॉन्सेप्ट है कि तो इंडियन कंपनी क्या करेगी, एक न्यूयॉर्क के बैंक को अपॉइंट करेगी। वो न्यूयॉर्क का बैंक जो है ना, इंडियन कंपनी के बिहाफ में स्पेसिफाइड एडीआर इशू करेगा, पैसे का जुगाड़ करके उसको इंडियन कंपनी तक पहुंचाएगा। और इंडियन कंपनी क्या करेगी, जितने वो एडीआर इशू करेगा ना, उसके हिसाब से जितने शेयर बनते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मैंने आपको बताया कि एक एडीआर मान लो 2 इक्विटी शेयर को शो करता है, तो मान लो 10 करोड़ एडीआर वहां इशू हुए, तो वो 20 करोड़ इक्विटी शेयर के बराबर हो गए। तो फिर एचडीएफसी बैंक क्या करेगा दोस्तों, जितने इक्विटी शेयर उसके अगेंस्ट बनते हैं ना, उन इक्विटी शेयर को वो एक कस्टोडियन को जमा कर देगा। वो कस्टोडियन न्यूयॉर्क बैंक का कस्टोडियन रहेगा, उसके पास वो शेयर जमा कर दिए जाएंगे। एडीआर आर इशूड एज पर सेक यूएसए। जो सेक के रेगुलेशंस है ना, जैसे इंडिया में सेबी है,
एज पर सेक रेगुलेशन, रेगुलेशन वर्ड भी लिख लीजिएगा। तो जैसे इंडिया में सेबी है, वैसे यूएसए में सेक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएसए। तो सेक की जो गाइडलाइंस है ना दोस्तों, उसके हिसाब से एडीआर इशू किए जाते हैं। तो ये हो गया आपका एडीआर के बारे में नॉलेज। नॉन यूएस कंपनी इशू करती है जो यूएसए स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिफ्ट करना चाहती है। हर एडीआर कुछ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को शो करता है। एडीआर जो है वो जो न्यूयॉर्क का एक अप्रूव्ड बैंकर है वो इशू करेगा, और उसके अगेंस्ट में जितने शेयर बनते होंगे उसको एक कस्टोडियन के पास जमा कर दिया जाएगा। और एडीआर जो है वो सेक यूएसए के रेगुलेशन के अनुसार इशू किया जाता है। जीडीआर, जीडीआर जो है दोस्तों वो नेगोशिएबल सिक्योरिटी हेल्ड इन द बैंक ऑफ वन कंट्री रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर। तो जीडीआर भी एडीआर की तरह है, इसमें भी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक बैंक के पास स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर सिक्योरिटी के रूप में रहेंगे। जीडीआर आर यूज टू रेस डॉलर और यूरो। देखिए एडीआर में, एडीआर यूएस मार्केट में इशू होता है तो वहां पे डॉलर ही मिलता है, लेकिन जीडीआर जो है ना वर्ल्ड में आप कहीं पर भी इशू कर सकते हो। तो उसको डॉलर में भी डिनोमिनेट किया जाता है, उसको यूरो, यूरो जो है यूरोपियन कंट्रीज की करेंसी का नाम है, उसको यूरो में भी डिनोमिनेट किया जाता है। जीडीआर मेनली ट्रेडेड इन यूरोपियन कंट्रीज एंड पर्टिकुलरली इन यूके, लंदन। तो जीडीआर जो है ना वो यूरोपियन कंट्रीज में लिफ्ट किया जाता है। यूरोपियन कंट्रीज मतलब जर्मनी वगैरह है, फ्रांस वगैरह है, या लंदन में लिफ्ट किया जाता है। तो अगर मैं आपको एडीआर और जीडीआर में डिफरेंस पूछूं तो एडीआर जीडीआर में ये डिफरेंस निकलता है दोस्तों कि एडीआर यूएसए में इशू होते हैं, जीडीआर जो है वो वर्ल्ड में कहीं भी इशू हो सकते हैं इंक्लूडिंग यूएसए। जीडीआर, एडीआर जो है ना वो यूएसए की पब्लिक उसमें इन्वेस्ट करती है। जीडीआर जो है ना उसमें इन्वेस्ट करने वाले क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं यूएसए के। तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं ना उनको पहले से काफ़ी नॉलेज रहता है, तो इसलिए जीडीआर में थोड़ा रेस्ट्रिक्शन कम है क्योंकि आप पब्लिक को इशू नहीं कर रहे हो, और एडीआर जो है पब्लिक को इशू होते हैं। तो जीडीआर वर्ल्ड में कहीं भी इशू कर सकते हैं, एडीआर यूएसए में भी इशू होता है। जीडीआर डॉलर या यूरो दोनों में इशू हो सकते हैं, एडीआर जो है सिर्फ डॉलर में इशू होता है। ये मेनली डिफरेंस हैं। एडीआर जो है वो यूएसए में ही लिफ्ट होगा, जबकि जीडीआर जो है यूरोपियन कंट्रीज और लंदन में कहीं पर भी लिफ्ट किया जा सकता है। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एडीआर का उल्टा है। एडीआर क्या है? इंडियन कंपनी यूएसए में इशू कर रही है, ओके। और आईडीआर क्या होगा? फॉरेन की कंपनियां इंडिया में इशू कर रही हैं, वो इंडिया में लिफ्टेड होगा। तो फॉरेन कंपनी कैन रेज फंड फ्रॉम इंडियन मार्केट बाय इशूइंग आईडीआर। फॉरेन कंपनी इंडिया में इशू कर रही है और वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिफ्टेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 है जीडीआर इज प्रीफर्ड देन एडीआर, एक्सप्लेन। तो अगर जीडीआर और एडीआर में से, जैसे एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी को अगर जीडीआर या एडीआर में से कुछ इशू करना होगा तो वो क्या प्रीफर करेगी? तो इसका जवाब होगा सामान्यतः इंडियन कंपनियां जीडीआर प्रीफर करती हैं। उसकी वजह ये है कि एडीआर इशू करने में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अमेरिकन मार्केट एक्सपोज देम टू हायर लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्क्लोजर, कॉस्ट, लाइबिलिटी, टाइमिंग देन यूरोपियन मार्केट। तो एडीआर इशू करने में दिक्कत यह है कि जो अमेरिकन मार्केट है ना वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपोज करता है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, लाइबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और टाइमिंग का मतलब हर 3-3 महीने में आपको अपने यूएस गैप्स के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करने पड़ते हैं। तो यूरोपियन मार्केट में इतनी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसलिए एडीआर की जगह जीडीआर को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। सेक के जो रेगुलेशन है, क्योंकि सेक आपको मालूम है कि एडीआर जो इशू करना है वो सेक के रेगुलेशन के अनुसार इशू करना है। सेक के जो रेगुलेशन है ना रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो उन रेगुलेशन को फॉलो करने में बहुत दिक्कत होती है। जीडीआर में वो सब दिक्कत नहीं आती है। और एडीआर के केस में कंपनीज को फुल, हाफ ईयरली और क्वार्टरली अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं, वो भी यूएस गैप्स के अनुसार। गैप्स का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो 24 नंबर क्वेश्चन का ये मतलब निकला दोस्तों कि अगर कोई इंडियन कंपनी जीडीआर या एडीआर में से प्रीफर करना चाहे तो इंडियन कंपनी जीडीआर को ज़्यादा प्रीफर करती है एडीआर के मुकाबले, क्योंकि एडीआर में रेस्ट्रिक्शन बहुत है, सेक के बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। एडीआर में
कंपनीज को अपने हाफ ईयरली एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करने पड़ते हैं, वो भी यूएस गैप्स के अनुसार। यूएस गैप्स के अनुसार उसको कन्वर्ट करना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है और अमेरिकन मार्केट में काफ़ी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, राइट नोट ऑन फाइनेंशियल नीड्स ऑफ ए बिजनेस। ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसको मैंने जो आपकी सेकेंड स्टडी मटेरियल है उसको लाइन से बनाया है। सेकेंड स्टडी मटेरियल सिक्वेंशियली, सेकेंड स्टडी मटेरियल सोर्स ऑफ फाइनेंस का है, तो उसको मैंने सिक्वेंशियली पूरा इसमें लिखा है। राइट नोट ऑन फाइनेंशियल नीड्स ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस नीड्स फंड्स फॉर वेरियस पर्पजेस। फाइनेंशियल नीड्स में बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। क्वेश्चन बोला है कि भाई एक बिजनेस की फाइनेंशियल नीड्स के बारे में नोट लिखिए। तो बिजनेस को हमेशा फंड्स की जरूरत पड़ती है, तो उसी को फाइनेंशियल नीड्स बोलते हैं। तो एक बिजनेस की फाइनेंशियल नीड्स को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स यानी 5 से 10 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट हो, 5 से 10 साल से भी ऊपर, कम से कम 5 साल, उससे ऊपर फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, तो उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स बोलते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स तब लगता है जब अपन लोग को पैसे का इन्वेस्टमेंट लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन में करना हो। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल में भी एक पोर्शन परमानेंट पोर्शन रहता है, जिसको कि कोर वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जैसे स्टॉक है, डेटर्स है, कैश में है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट आपका फ्लक्चुएट होता रहता है। कभी आपको स्टॉक, डेटर, कैश 10 करोड़ रुपए चाहिए, कभी 12 करोड़ रुपए चाहिए, कभी 8 करोड़ रुपए हो जाता है, लेकिन उसमें एक कोर मिनिमम आधारभूत बेसिक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहती है। 5 करोड़ रुपए से कम तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कभी लगती नहीं है अपने को। जो 5 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम हो गई मान लो आपकी, तो उसके लिए भी पैसे का जुगाड़ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड से किया जाता है। सेकंड है मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स। मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स 1 से 5 साल का होता है बेटा। 5 साल से ऊपर गए तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड। मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड 1 से 5 साल का होता है बेटा। मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स जो है वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रहते हैं ना बेटा, उसके लिए पैसे का जुगाड़ मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड से होता है। जैसे आपको कोई हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करना है, आपको कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसमें हैवी एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस करना है, तो उसको आप क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 3 से 5 साल में राइट ऑफ करोगे। तो उसके लिए आप जो पैसे का जुगाड़ करोगे ना, वो आप मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स आपकी रहेगी, वहां से आप पैसे का जुगाड़ करोगे। 1 से 5 साल के लिए पैसे का जुगाड़ करोगे आप। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए मीडियम टर्म फाइनेंस नीड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स का मतलब है 1 साल से कम पीरियड के लिए फाइनेंस करना। तो डेटर के लिए, स्टॉक के लिए, वर्किंग कैपिटल का जो फ्लक्चुएटिंग पोर्शन है उसके लिए अपन लोग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड से पैसे का जुगाड़ करते हैं। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल फॉर फंडिंग वेरियस नीड्स। मतलब जो अलग अलग फाइनेंशियल नीड्स है ना, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, तो इनसे पैसे का जुगाड़ करने के लिए आधारभूत सिद्धांत क्या है वो बताइए। तो आंसर होगा 3 चीजों पे डिपेंड करता है आधारभूत सिद्धांत। पहला है नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट। अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तो आप लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसे का जुगाड़ कीजिए, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन। अगर आपको मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तो मीडियम टर्म सोर्स से पैसे का जुगाड़ कीजिए। ये सोर्स अलग चीज है, अगले क्वेश्चन में कवर होगा ये। तो लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसे का जुगाड़ कीजिए अगर आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स है तो, जैसे लैंड, बिल्डिंग वगैरह के लिए। मीडियम टर्म से पैसे का जुगाड़ कीजिए, मीडियम टर्म सोर्स से पैसे का जुगाड़ कीजिए अगर आपका मीडियम टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तो, फाइनेंशियल नीड्स है तो। और अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से आप पैसे का जुगाड़ कीजिए। लेकिन इधर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि ये जो रूल है ना, क्या रूल, कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स है तो आप लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसे का जुगाड़ कीजिए, मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स है तो मीडियम टर्म सोर्स से पैसे का जुगाड़ कीजिए, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स है तो शॉर्ट टर्म सोर्स से पैसे का जुगाड़ कीजिए। ये जनरल रूल है बेटा, जनरल रूल है। ये चेंज भी हो सकते हैं। ये बोरोवर के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ये नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, क्योंकि अगले 2 पॉइंट इन्हीं तीनों वर्ड के ऊपर है।
तो ये जो है ना बेटा, क्या जनरल रूल क्या है कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स है तो लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसे का जुगाड़ कीजिए। अगर आपकी मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स है तो मीडियम टर्म सोर्स से पैसे का जुगाड़ कीजिए। अगर आपकी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स है, शॉर्ट टर्म सोर्स से पैसे का जुगाड़ कीजिए। ये जनरल रूल है बेटा, ये जनरल रूल है। ये चेंज भी हो सकते हैं, ये बोरोवर के नेचर पे भी डिपेंड करते हैं, ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे भी डिपेंड करते हैं, और ये बिजनेस के नेचर पे भी डिपेंड करते हैं। तो अगले 2 पॉइंट में मैंने इसी को एक्सप्लेन किया है, बोरोवर का नेचर। बेटा अगर बोरोवर बहुत फाइनेंशियली स्ट्रांग बोरोवर हो, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज टाइप की हो, तो वो क्या करते हैं बेटा, उनकी जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स रहती है ना, उसको भी वो शॉर्ट टर्म सोर्स से जुगाड़ कर लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अगर लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन भी इंस्टॉल करना हो तो वो 6 महीने का लोन ले लेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हम 6 महीने में पे कर देंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म लार्ज कॉर्पोरेट फाइनेंस इवन नॉन करेंट एसेट फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्स। तो जो लार्ज कॉर्पोरेट बोरोवर रहते हैं ना, वो लोग नॉन करेंट एसेट, लैंड बिल्डिंग वगैरह, उसके लिए भी पैसे का जुगाड़ शॉर्ट टर्म सोर्स से कर लेते हैं। वेयरएस स्टार्टअप, स्मॉल एंड मीडियम टर्म इंटरप्राइज, जो स्टार्टअप है, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या स्मॉल और मीडियम टर्म इंटरप्राइज है, वो नॉन करेंट एसेट्स का पैसे का जुगाड़ लॉन्ग टर्म सोर्स से करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि बोरोवर के नेचर में भी डिपेंड करता है कि वो अपने पैसे का जुगाड़ कहां से करेंगे। स्ट्रांग बोरोवर है, लार्ज कॉर्पोरेट है, तो वो नॉन करेंट एसेट का जुगाड़ भी शॉर्ट टर्म सोर्स से कर लेते हैं। जबकि अगर कोई मीडियम टर्म, स्मॉल या स्टार्टअप है, तो वो नॉन करेंट एसेट में रिस्क नहीं लेंगे, वो नॉन करेंट एसेट के लिए जुगाड़ लॉन्ग टर्म सोर्स से ही करेंगे। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ बिजनेस। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड नेचर ऑफ बिजनेस। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है बेटा? अर्ली स्टेज, ग्रोथ स्टेज, स्टेबल स्टेज। हर बिजनेस की 3 अलग अलग स्टेज होती हैं। एक अर्ली स्टेज होती है जबकि वो बिजनेस को स्टार्ट अप कर रहा है। एक ग्रोथ स्टेज होती है कि ग्रोथ लेवल पे पहुंच चुका है। एक स्टेबल स्टेज होती है कि उसके बाद फिर उसकी स्टेबिलिटी आ जाती है उसके में। तो नेचर ऑफ बिजनेस, अर्ली स्टेज में हाई अनसर्टेनिटी पहला है, हाई टू मॉडरेट अनसर्टेनिटी। हाई अनसर्टेनिटी और हाई टू मॉडरेट अनसर्टेनिटी। बेटा अगर हाई अनसर्टेनिटी हो और अर्ली स्टेज हो, एक तो अर्ली स्टेज है, नया नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, और हाई अनसर्टेनिटी भी है, तो ऐसे केस में सोर्स ऑफ फंड क्या होना चाहिए? इक्विटी शेयर होना चाहिए। आप कोई ऑब्लिगेशन नहीं ले सकते भैया। इक्विटी शेयर में कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता, प्रॉफिट कमाएंगे, डिविडेंड पे कर देंगे, रीपेमेंट का भी कोई चक्कर नहीं है, लिक्विडेशन के समय रीपे होता है। तो इसलिए अगर अर्ली स्टेज है और हाई अनसर्टेन बिजनेस है तो सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होगा इक्विटी शेयर से आप पैसे का जुगाड़ कीजिए। ऑन द अदर हैंड, अगर अर्ली स्टेज तो है लेकिन जो अनसर्टेनिटी है वो हाई टू मॉडरेट है। हाई टू मॉडरेट मतलब थोड़ा कम, हाई अनसर्टेनिटी भी थोड़ा कम, तो यहां पर आप इक्विटी शेयर के अलावा डेट में भी जा सकते हो और वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग भी करवा सकते हो। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग भी करवा सकते हो। अगर ग्रोथ स्टेज में है तो यहां पर अनसर्टेनिटी थोड़ी कम हो जाती है, हाई अनसर्टेनिटी वाली स्टेज खत्म हो जाती है, तो यहां पर मॉडरेट से लो अनसर्टेनिटी रहती है। मॉडरेट से लो अनसर्टेनिटी रहती है। ऐसे केस में आप, तो ग्रोथ स्टेज में क्या है कि आपकी अनसर्टेनिटी हाई लेवल से कम हो जाती है, मॉडरेट से लो अनसर्टेनिटी में आ जाते हो आप। तो उस केस में भी डेट और वेंचर कैपिटल तो है ही। प्राइवेट इक्विटी, बेटा प्राइवेट इक्विटी और इक्विटी अलग अलग होती है। प्राइवेट इक्विटी में बड़े बड़े प्लेयर रहते हैं, वो लोग आपकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टेबल स्टेज में अगर आप आ गए हो तो अनसर्टेनिटी और कम हो जाएगी, लो अनसर्टेनिटी हो जाएगी, तब आप डेट में जा सकते हो। तो आपको इक्विटी की जगह डेट में चले जाना चाहिए। तो ये बेटा क्वेश्चन था आपका। क्या क्वेश्चन था ये वाला? ये क्वेश्चन था व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर फंडिंग वेरियस नीड्स। तो अलग अलग नीड्स के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं? आंसर होगा अलग अलग नीड्स के लिए बेसिक प्रिंसिपल है, एक तो नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट है बेटा, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड है, लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसे का जुगाड़ करो। मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड है, मीडियम टर्म सोर्स से पैसे का जुगाड़ करो। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड है, शॉर्ट टर्म सोर्स से पैसे का जुगाड़ करो। लेकिन ये 2
बातों पे और डिपेंड करेगा, बोरोवर का नेचर क्या है और आपके स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है आपके बिजनेस का, और नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। बोरोवर के नेचर की जहां तक बात है बेटा, जो लॉन्ग टर्म जो लार्ज कॉर्पोरेट रहते हैं वो नॉन करेंट एसेट के लिए भी पैसे का जुगाड़ शॉर्ट टर्म सोर्स से कर लेते हैं, लेकिन मीडियम टर्म और स्मॉल और स्टार्टअप ये लोग ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते। ये लोग अगर लॉन्ग टर्म नॉन करेंट एसेट के लिए पैसा चाहिए तो ये लॉन्ग टर्म सोर्स से जुगाड़ करते हैं। स्टेज और नेचर ऑफ बिजनेस, स्टेज अगर अर्ली स्टेज है और हाई अनसर्टेनिटी इक्विटी में जाओ, अगर अर्ली स्टेज है लेकिन हाई से मॉडरेट अनसर्टेनिटी है, थोड़ी कम हो गई है अनसर्टेनिटी, तो आप इक्विटी के अलावा डेट और वेंचर कैपिटल जा सकते हो। अगर ग्रोथ स्टेज है तो आपकी अनसर्टेनिटी हाई में नहीं रहेगी, मॉडरेट से लो में आ जाएगी, तो ऐसे केस में आप डेट और वेंचर कैपिटल के अलावा प्राइवेट इक्विटी में जा सकते हो। स्टेबल में पहुंच गए हो आप, अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, उस केस में आप डेट में जा सकते हो। क्लासीफाई फाइनेंशियल सोर्सेस, क्लासीफाई फाइनेंशियल सोर्सेज में अपने को ये बताना है बेटा कि पैसे का जुगाड़ अपन कहां कहां से कर सकते हैं। तो आंसर होगा, दो तरीके से अपन फाइनेंशियल सोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हैं, एक बेसिक सोर्स के आधार पे, एक मैच्योरिटी ऑफ रीपेमेंट पीरियड के आधार पे। बेसिक सोर्स की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स में शेयर कैपिटल आता है और डेट आता है। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर से आप पैसे का जुगाड़ कर सकते हो। डेट में आप डिबेंचर से जुगाड़ कर सकते हो या बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो। इंटरनल सोर्स एक ही है बेटा, वो है रिटेन्ड अर्निंग। तो ये है बेसिक सोर्स के आधार पे, बेसिक सोर्स के आधार पे फाइनेंशियल सोर्स का क्लासिफिकेशन। मैच्योरिटी ऑफ रीपेमेंट पीरियड, आप मैच्योरिटी ऑफ रीपेमेंट पीरियड के आधार पे फाइनेंशियल सोर्स को क्लासिफाई कर सकते हो, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस और शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बनाया है ना, वो इसी की वजह से बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस और शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हो सकते हैं। नेम एनी 5 लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस यानी जहां से आप 5 साल से ऊपर के पीरियड के लिए पैसे का जुगाड़ कर सकते हो। तो बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल है, जिंदगी भर के लिए जुगाड़ होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, लंबे समय के लिए रहता है, 20 साल तक की मैच्योरिटी रहती है उसकी। डिबेंचर से भी लंबी अवधि के लिए पैसे का जुगाड़ होता है। बैंक से आपने टर्म लोन लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने टर्म लोन लिया, ये भी लंबी अवधि के लिए जुगाड़ होता है। वीसीएफ है बेटा ये, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग वाले भी अपने को लंबी अवधि के लिए पैसा देते हैं। वैसे तो क्वेश्चन में 5 पूछा है, लेकिन मैंने 2-3 और इलाबोरेट कर दिए हैं। डेट सिक्योरिटाइजेशन पर लोग पढ़े थे, तो डेट सिक्योरिटाइजेशन भी लंबी अवधि के लिए पैसे का जुगाड़ होता है। और इंटरनेशनल फाइनेंसिंग, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग लाइक यूरो इशू, फॉरेन करेंसी लोन, ये सब भी लंबी अवधि के लिए पैसे का जुगाड़ होता है। मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में इक्विटी शेयर कैपिटल आप मत लिखिएगा बेटा, मीडियम टर्म यानी 1 से 5 साल के लिए। तो मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में इक्विटी शेयर मत लिखिएगा बेटा। प्रेफरेंस शेयर दोनों में कॉमन है, डिवेंचर दोनों में कॉमन है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर जो है वो आप 5 साल से ऊपर के लिए भी इशू कर सकते हो। 5 साल से ऊपर के लिए आपने इशू किया, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। 1 से 5 साल के लिए इशू किया, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया। बेटा वहां पर टर्म लोन था, यहां पर पब्लिक डिपॉजिट है बेटा, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट जो कंपनियां लेती हैं, आप लोगों ने लॉ में पढ़ा होगा, वो 1 साल से 3 साल की मैच्योरिटी पीरियड के रहते हैं। 3 साल 5 साल भी हो सकता है वो। तो पब्लिक डिपॉजिट मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। मीडियम टर्म लोन फ्रॉम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ऊपर के पॉइंट नंबर 4 से कंपेयर कीजिएगा नीचे के पॉइंट नंबर 4 को। ऊपर के पॉइंट नंबर 4 में टर्म लोन लिखा हुआ है बैंक और फाइनेंशियल से, यहां मीडियम टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंस। मीडियम टर्म जब भी पढ़ोगे मतलब 1 से 5 साल की अवधि का। लीज फाइनेंसिंग और हायर परचेज फाइनेंसिंग नया पॉइंट है। अपन लीज में अगर कोई एसेट फाइनेंस करवाते हैं वो भी मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। हायर परचेज में अगर कोई एसेट लेते हैं वो भी मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंसिंग ऊपर भी था, पॉइंट नंबर 7 यहां पर भी है, क्योंकि आप अगर 5 साल से ऊपर के लिए ले रहे हो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग तो वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में आ गया। अगर आप 1 से 5 साल के लिए ले रहे हो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग तो वो मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में जाएगा। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस अपन एक क्वेश्चन भी पढ़े थे बेटा, उसमें ट्रेड क्रेडिट, एक्रूड एक्सपेंसेस, डिफर्ड इनकम, वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम बैंक,
फिक्स डिपॉजिट फॉर लेस देन 1 ईयर और एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। इसके अलावा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में अपन लोगों ने और पॉइंट भी पढ़े थे, आप उनको भी यहां पर लिख सकते हैं। तो ट्रेड क्रेडिट है, एक्रूड एक्सपेंसेज या डिफर्ड इनकम है, वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम बैंक है, फिक्स डिपॉजिट फॉर लेस देन 1 ईयर है, या एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, ये सब शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में आते हैं। प्लीज रिमेंबर बेटा, इक्विटी शेयर को मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में मत लिखिएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर अप टू इंफिनिटी रहता है, जब तक कंपनी जिंदा रहेगी तब तक। अभी अपन लोगों ने जो पिछले 3 क्वेश्चन पढ़े ना बेटा, वो 3 क्वेश्चन क्या थे? जो पिछले अपन लोगों ने 25 क्या पढ़ा है, एक फाइनेंशियल नीड्स बिजनेस की, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, एक बेसिक प्रिंसिपल फॉर फंडिंग वेरियस नीड्स, 3 बातों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट, नेचर ऑफ बोरोवर, स्टेज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं उसको क्लासिफाई कीजिए। फिर इसके बाद लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस और शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से कंपनी के लिए कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें अपने को इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताने हैं। तो ये अपने हो गए। अगला क्वेश्चन है, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग। आपकी सेकंड स्टडी मटेरियल में कवर है। मतलब इक्विटी शेयर से अगर आप पैसे का जुगाड़ करते हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, उसके एडवांटेज क्या होंगे और उसके डिसएडवांटेज क्या होंगे। बेटा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इक्विटी शेयर परमानेंट कैपिटल के रूप में रहता है। ये लोग कंपनी के ओनर रहते हैं, सबको पे करने के बाद इनको डिविडेंड पे किया जाता है। डिविडेंड जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रहता है। अगर वाइंडिंग अप में चली गई कंपनी तो उनको बाकी सब के बाद पैसा मिलता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाईएस्ट रहती है, क्योंकि उसमें रिस्क भी सबसे ज़्यादा रहता है। इक्विटी शेयर होल्डर का तो उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, डिमांड ज़्यादा रहती है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा रहती है। और सिक्योरिटी टू अदर स्टेक होल्डर, ये लास्ट जो पॉइंट है इसका ये मतलब होगा बेटा कि इक्विटी कैपिटल जो है ना दूसरे स्टेक होल्डर को एक सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे अगर आपको किसी बैंक से टर्म लोन लेना है, अगर आपको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टर्म लोन लेना है, तो वो ये देखते हैं कि ओनर ने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो डेट इक्विटी रेशियो देखते हैं। तो ओनर ने अगर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होगा ना, तो मतलब ओनर की कैपिटल ज़्यादा लगी हुई है ना, तो बाहर वाले भी आपको ज़्यादा लोन देने के लिए तैयार रहेंगे। और ओनर की कैपिटल कम है ना, तो बाहर वाले भी लोन कम देते हैं। तो इसीलिए लास्ट पॉइंट बनाया गया है, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अदर स्टेक होल्डर, प्रोवाइड सिक्योरिटी टू अदर स्टेक होल्डर। तो ये हो गई इक्विटी शेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स। परमानेंट कैपिटल है, कंपनी के ओनर रहते हैं, डिविडेंड बाकी सबको पे करने के बाद मिलता है, डिविडेंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। अगर वाइंडिंग अप में चली गई तो बाकी सबके बाद पैसा मिलता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाईएस्ट रहती है, क्योंकि रिस्क सबसे ज़्यादा रहता है, और वो अदर स्टेक होल्डर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। एडवांटेज क्या है बेटा, अगर इक्विटी शेयर से पैसे का जुगाड़ करोगे तो एडवांटेज क्या है, परमानेंट सोर्स है। परमानेंट सोर्स है, पेमेंट करने की कोई लाइबिलिटी नहीं है, आपको इक्विटी शेयर वालों को पैसा वापस नहीं करना पड़ता है। कैपिटल बेस इंक्रीज होता है, जिससे कि आप बोरोइंग इजी कर सकते हो। जो ऊपर का 7 नंबर पॉइंट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो यहां पर है कि कैपिटल बेस इंक्रीज होगा तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं वो भी आपको इजीली पैसा दे सकते हैं, और कोई ऑब्लिगेशन नहीं है डिविडेंड पे करने का। तो परमानेंट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है डिविडेंड पे करने का, और कैपिटल बेस को इंक्रीज करता है। यानी जो आपने कैरेक्टरिस्टिक से 7 पॉइंट लिखे थे ना, उसी में से 3 पॉइंट एडवांटेज में आ गए। ये पहला पॉइंट परमानेंट सोर्स हो गया, कैपिटल बेस को इंक्रीज करना पॉइंट नंबर 7 हो गया, और कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है डिविडेंड पे करने का, पॉइंट नंबर 4 हो गया। डिसएडवांटेज भी, सबसे पहला डिसएडवांटेज जो ऊपर का कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट नंबर 6 था वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाईएस्ट रहती है। एक तो रिस्क हाईएस्ट रहता है तो उनकी डिमांड ज़्यादा रहती है, और ये जो डिविडेंड आप पे करते हो वो इनकम टैक्स में आपको खर्चे के रूप में अलाउ भी नहीं होता, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाईएस्ट रहती है। रिस्की रहता है ये, जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसमें अनसर्टेन डिविडेंड रहता है। अगर नए इक्विटी शेयर आप इशू करोगे तो आपका अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा। नए इक्विटी शेयर अगर इशू करोगे तो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर हैं, जो मैनेजमेंट है, उसका कंपनी के ऊपर से कंट्रोल कम हो जाता है, क्योंकि आपने अगर शेयर पब्लिक को इशू कर दिए हैं तो पब्लिक का स्टेक हो गया उसमें, तो ओनर्स का स्टेक उसमें कम हो जाता है, उनका कंट्रोल कंपनी के ऊपर से कम हो जाता है। ये हो गए डिसएडवांटेज इक्विटी शेयर इशू करने के। डिविडेंड इनकम टैक्स में खर्चे के रूप में अलाउ नहीं है, तो इसलिए कॉस्ट हायर रहती है। अनसर्टेन डिविडेंड है, इसलिए रिस्क ज़्यादा रहता है। नए इक्विटी शेयर इशू करने से 2 नुकसान होते हैं, अर्निंग पर शेयर कम हो गया, और जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है उसका कंपनी के ऊपर कंट्रोल कम हो जाता है, उसकी ओनरशिप कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर नोट लिखिए। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनको एक तो प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट मिलता है,
डिविडेंड में भी और कैपिटल में भी। अगर कंपनी वाइंडिंग अप पे चली गई तो पहले इनको पैसा मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर के मुकाबले, और इनको डिविडेंड पहले मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर के मुकाबले। क्यूमुलेटिव डिविडेंड नॉर्मली रहता है, मतलब अगर 1 साल डिविडेंड पे नहीं हुआ तो अगले साल 2 साल का डिविडेंड पे होगा, 2 साल डिविडेंड में नहीं पे हुआ तो उससे अगले साल 3 साल का डिविडेंड पे होगा, एंड सो ऑन। तो नॉर्मली ये क्यूमुलेटिव रहते हैं दोस्तों। रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। आपको एक बात पता होनी चाहिए बेटा कि रिस्क के हिसाब से डिमांड रहती है। डिबेंचर होल्डर को सबसे कम रिस्क रहता है कंपनी में, तो इसलिए इंटरेस्ट रेट कम डिमांड करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनसे ज्यादा रिस्क रहता है बेटा, तो वो प्रेफरेंस डिविडेंड ज्यादा डिमांड करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर को और ज्यादा रिस्क रहता है बेटा, तो वो इक्विटी डिविडेंड ज्यादा डिमांड करते हैं। तो इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट ज्यादा ही रहता है एज कंपेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। एक फिक्स पीरियड के बाद अपने को उसको रिडीम भी करना रहता है, जैसे इंडिया में 20 साल का लॉ है। हाइब्रिड सिक्योरिटी है, 5वें पॉइंट का मतलब समझिएगा कि प्रेफरेंस शेयर को हाइब्रिड सिक्योरिटी मानते हैं। हाइब्रिड का मतलब हमेशा होता है जिसमें दो चीजों का समावेश हो, कॉम्बिनेशन हो। तो ये किसका किसका हाइब्रिड है, इसमें एक विशेषता इक्विटी शेयर की रहती है, एक विशेषता डिबेंचर की रहती है। इक्विटी शेयर की कौन सी विशेषता रहती है, डिविडेंड जो है वो टैक्स में अलाउ नहीं होता, तो सिमिलर टू इक्विटी शेयर हो गया। और प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट फिक्स रहता है और डिबेंचर में इंटरेस्ट का रेट फिक्स रहता है, तो इसलिए प्रेफरेंस शेयर को हाइब्रिड सिक्योरिटी का नाम दिया गया। तो प्रेफरेंस शेयर की विशेषताएं क्या हो गई, पहला इनको प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट मिलता है, डिविडेंड और इनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले मिलती है, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट मिलता है। नॉर्मली ये क्यूमुलेटिव रहते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट इंटरेस्ट के रेट ज़्यादा रहता है, एक फिक्स पीरियड के बाद इनको रिडीम करना रहता है। हाइब्रिड सिक्योरिटी है। इक्विटी शेयर की विशेषता है क्योंकि वहां भी डिविडेंड पे होता है, यहां भी डिविडेंड पे होता है, वहां पर भी डिविडेंड इनकम टैक्स में खर्चे के रूप में अलाउ नहीं है, यहां पर भी डिविडेंड इनकम टैक्स में खर्चे के रूप में अलाउ नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट फिक्स रहता है, डिवेंचर में इंटरेस्ट का रेट फिक्स रहता है, तो इसमें ये वाली विशेषता डिवेंचर वाली हो गई। एडवांटेज क्या है प्रेफरेंस शेयर इशू करने के, नो डाइल्यूशन इन ईपीएस। प्रेफरेंस शेयर अगर आप इशू करोगे तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो बढ़ेंगे नहीं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ते हैं तो ईपीएस कम होता है। प्रेफरेंस शेयर से पैसे का जुगाड़ करोगे तो ईपीएस में डायरेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने से अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कम होगा, उससे ईपीएस कम होगा, वो तो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन डायरेक्ट इंपैक्ट ईपीएस में नहीं पड़ता है, तो ईपीएस में कोई डाइल्यूशन नहीं होता। लिवरेज एडवांटेज एज प्रेफरेंस डिविडेंड रेट फिक्स्ड। बेटा लिवरेज एडवांटेज किसको बोलते हैं जानते हैं बेटा, लिवरेज एडवांटेज किसको बोलते हैं बेटा, आप जब डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो ना तो उसमें लिवरेज एडवांटेज मिलता है। आप जब प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर इशू करते हो ना तो लिवरेज एडवांटेज मिलता है, उसमें आपको उनको रेट फिक्स पे करना है। मान लो 11% वाला प्रेफरेंस शेयर है तो आपको उसमें 11% डिविडेंड पे करना है। अब उनका पैसा आपने फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया, फैक्ट्री से आप आरओआई कमा रहे हो मान लो 15%, फैक्ट्री से आप आरओआई कमा रहे हो 15% की आरओआई कमा रहे हो, आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 11% मान लो डिविडेंड है तो वो पे करना है, आपको फिक्स पे करना है। तो 4% जो एक्स्ट्रा कमाई होगी ना उसी को लिवरेज एडवांटेज बोलते हैं। वो 4% ओनर यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर की पॉकेट में जाएगा। जब भी अपन लोग डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं ना और जो आरओआई कमा रहे हैं ना उनका पैसा इन्वेस्ट करके वो डिविडेंड रेट और इंटरेस्ट रेट से ऊपर कमा रहे हैं ना तो उसको लिवरेज एडवांटेज कहा जाता है। तो प्रेफरेंस शेयर में लिवरेज एडवांटेज मिलता है क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का रेट फिक्स रहता है। नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट फोर्सेस कंपनी टू वाइंडिंग अप। अगर कोई कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर पाती है प्रेफरेंस शेयर पे तो वाइंडिंग अप में नहीं जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जैसे डिवेंचर अगर आपने इशू किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना ही है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो। अगर आपने उनका इंटरेस्ट पे नहीं किया तो वो कंपनी को लिक्विडेशन में डाल सकते हैं, वो वाइंडिंग अप में खींच सकते हैं कंपनी को। ऐसा प्रेफरेंस शेयर में नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर में अगर आपने डिविडेंड पे नहीं किया तो वो कंपनी को वाइंडिंग अप में नहीं डाल सकते, क्योंकि डिविडेंड पे करना एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं है भैया, डिविडेंड पे नहीं कर पाएंगे, तो वाइंडिंग अप में कम से कम कंपनी नहीं जाएगी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे करने की वजह से। नो रिस्क ऑफ टेक ओवर एज हैविंग नो वोटिंग राइट एक्सेप्ट व्हेन डिविडेंड एरियर। तो दोस्तों कोई टेक ओवर का रिस्क नहीं रहता है। टेक ओवर का रिस्क नहीं रहता है मतलब ये हुआ कि जैसे कंपनी को कोई अगर टेक ओवर करना चाहे, अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर होगा ना तो वो कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि उसको वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट है तो वो
एनुअल जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके अगर अच्छा स्टेक होल्डर है तो वो कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश कर सकता है। प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं हो सकता। प्रेफरेंस शेयर में वो टेक ओवर करने की कोशिश नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको वोटिंग राइट नहीं है। वोटिंग राइट आप लोगों ने लॉ में पढ़ा होगा, प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट जनरली नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक केसेस में वोटिंग राइट रहता है। जैसे आपने डिविडेंड पे नहीं किया तो वोटिंग राइट हो सकता है। अच्छा, कैन बी रिडीम्ड आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। तो प्रेफरेंस शेयर जो है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद अपन लोग रिडीम भी कर सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर के एडवांटेज में अपन क्या लिखेंगे बेटा कि ईपीएस में कोई डाइल्यूशन नहीं होता, लिवरेज बेनिफिट मिलता है अगर, क्योंकि उसमें डिविडेंड का रेट फिक्स रहता है। डिविडेंड अगर आपने पे नहीं भी किया तो उस वजह से आप वाइंडिंग अप में कम से कम नहीं जाओगे। टेक ओवर का रिस्क नहीं रहता क्योंकि वोटिंग राइट नहीं है तो सामने वाला आपकी कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश नहीं कर पाएगा और उसको रिडीम भी कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद। डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्टलियर देन डिबेंचर एज डिविडेंड नॉन टैक्स डिडक्टिबल। तो डिबेंचर के मुकाबले ज्यादा कॉस्टलियर है ये, क्योंकि आपको इसमें एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट हायर रहता है इंटरेस्ट रेट से, और दूसरी बात प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो आपको इनकम टैक्स में खर्चे के रूप में अलाउ भी नहीं होता। तो इस वजह से प्रेफरेंस शेयर जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो डिवेंचर के मुकाबले ज्यादा कॉस्टलियर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। क्यूमुलेटिव होता है डिविडेंड, तो इसलिए अगर आपने एक साल डिविडेंड पे नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच गए हो। आपको जब तक अनपेड रहेगा आपको अगले साल डिविडेंड पे करना पड़ेगा, तब तक आप इक्विटी डिविडेंड भी पे नहीं कर पाओगे। जब तक प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं करेगा, जब तक पूरा का पूरा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं होगा, आप इक्विटी डिविडेंड पे नहीं कर पाओगे, और इक्विटी डिविडेंड पे नहीं कर पाओगे तो उससे कंपनी की इमेज पे काफी फर्क पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है? तो मैंने 4 कॉलम में लिखा है। पहला है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद पे होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी डिविडेंड से पहले पे होता है। डिविडेंड का रेट जो है इक्विटी शेयर में फ्लक्चुएटिंग रहता है, प्रेफरेंस शेयर में फिक्स रहता है। कन्वर्टिबिलिटी, तो इक्विटी शेयर तो और कहीं कन्वर्ट हो नहीं सकते, लेकिन प्रेफरेंस शेयर बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट भी हो सकते हैं अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू हुए होंगे। तो वोटिंग राइट की जहां तक बात है, इक्विटी शेयर में वोटिंग राइट रहता है, प्रेफरेंस शेयर में वोटिंग राइट नहीं रहता। हालांकि प्रेफरेंस शेयर में कुछ केसेस में वोटिंग राइट मिल सकता है। तो ये इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस हो गया, काफी इजी क्वेश्चन है। डिबेंचर के बारे में नोट लिखने बोल रहा है, तो डिबेंचर की पहले करेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिएगा। डिबेंचर 100 रुपए से 1000 रुपए की फेस वैल्यू वाले रहते हैं। कैरी डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें पे कर सकते हैं अलग अलग डिबेंचर्स में। इशूड ऑन द बेसिस ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट डीड विच लिफ्ट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इशू। जब भी कोई कंपनी डिबेंचर इशू करती है ना दोस्तों, तो एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करती है। डिबेंचर ट्रस्ट डीड जो है ना वो डिबेंचर होल्डर के प्रोटेक्शन के लिए इशू होती है। डिबेंचर होल्डर के प्रोटेक्शन के लिए इशू होती है। जो ट्रस्टीज होते हैं, जो डिबेंचर के ट्रस्टीज होते हैं, वो डिबेंचर होल्डर के प्रोटेक्शन के लिए डिबेंचर ट्रस्ट डीड के आधार पे काम करते हैं। तो डिबेंचर ट्रस्ट डीड के आधार पे डिबेंचर इशू होते हैं जिसमें कि टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों हो सकते हैं, लिफ्टेड अनलिफ्टेड दोनों हो सकते हैं। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है क्योंकि टैक्स में आपको खर्चे के रूप में अलाउ हो जाएगा। दूसरी बात, जो इंटरेस्ट आप पे करते हो ना वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जो इंटरेस्ट आप पे करते हो ना वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आपको इंटरेस्ट पे करना ही है, चाहे आपके पास प्रॉफिट हो चाहे ना हो। और डिबेंचर की मैच्योरिटी 3 से 10 साल की होती है। ये डिबेंचर की करेक्टरिस्टिक्स हो गई। फेस वैल्यू सामान्यतः 100 से 1000 रुपए होती है। अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, अलग अलग टाइप के डिबेंचर रहते हैं ना। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे अपन लोग अगले पॉइंट में कि डिबेंचर अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग होता है। उसके बाद डिबेंचर ट्रस्ट डीड के आधार पे इशू होते हैं। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों हो सकते हैं, लिफ्टेड अनलिफ्टेड दोनों हो सकते हैं। लोअर कॉस्ट रहती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट इनकम टैक्स में खर्चे के रूप में अलाउ होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और 3 से 10 साल की मैच्योरिटी होती है। डिवीजन ऑफ डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, तो डिबेंचर्स को अपन लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉन कन्वर्टेबल, एक फुली कन्वर्टेबल, एक पार्टली कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर का मतलब है जिसको रीपेड किया जाएगा मैच्योरिटी के समय। फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है ना उनको बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। इक्विटी शेयर में किस प्राइस पे कन्वर्ट करेंगे और किस टाइम पे कन्वर्ट करेंगे वो पहले से स्पेसिफाइड रहता है। जो फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर रहते हैं बेटा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है एज कंपेयर टू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, क्योंकि जब फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना उनके पास एक
एट्रैक्शन रहता है, क्योंकि उनको बाद में इक्विटी शेयर मिलेंगे ना, तो इक्विटी शेयर मिलना एक एट्रैक्शन के रूप में काम करता है, तो इसलिए वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी अप्लाई कर देते हैं, उसके लिए कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मान जाते हैं। पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर जो है ना, उसका एक पोर्शन कन्वर्ट होता है और एक पोर्शन नॉन कन्वर्टिबल रहता है। डिबेंचर फाइनेंसिंग के एडवांटेज क्या है? मेन एडवांटेज तो है कि इंटरेस्ट अपने को इनकम टैक्स में खर्चे के रूप में अलाउ होता है, जिससे कि टैक्स बेनिफिट की वजह से इनकम टैक्स खर्चे के रूप में अलाउ होता है, जिससे इफेक्टिव कॉस्ट अपने को लोअर पड़ती है, रिस्क भी कम रहता है। जो ये डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ईश्वर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड पॉइंट डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, रिस्क कम रहता है इसमें, क्योंकि इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में रिस्क ज़्यादा रहता है, तो उसके मुकाबले जो डिबेंचर होल्डर है ना, उनको रिस्क कम रहता है कि उनको इंटरेस्ट पहले मिलेगा, उनको पैसा भी पहले मिलेगा, तो उनको रिस्क कम रहता है। कोई कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता। कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होते का मतलब ये होता है बेटा वोटिंग राइट। बेसिकली आप जब भी कंट्रोल डाइल्यूशन की बात करो ना, तो वोटिंग राइट को समझिएगा। तो इनके पास वोटिंग राइट तो रहता नहीं है बेटा, तो जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है उसका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होता कंपनी के ऊपर से, अगर वो डिबेंचर इशू करती है तो। और इन्फ्लेशन के समय, ये फोर्थ पॉइंट को ध्यान समझिएगा, इन पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन डिबेंचर इशू इज एडवांटेजियस एज फिक्स्ड मॉनेटरी आउटगो डिक्रीजेज इन रियल टर्म एज प्राइस लेवल इंक्रीजेस। तो इन्फ्लेशन के समय डिबेंचर इशू करना एडवांटेजियस रहता है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड पे करना है। फिक्स्ड मॉनेटरी आउटगो का मतलब है आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना है। मान लो 10% इंटरेस्ट का रेट है बेटा, तो आपको 10% ही इंटरेस्ट पे करना है इन रियल टर्म। रियल टर्म में आपको आउटफ्लो कम होता है, क्योंकि प्राइस लेवल इंक्रीजेस। जैसे जैसे प्राइस लेवल बढ़ता है, प्राइस लेवल बढ़ने का मतलब है इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ना। आपको तो इंटरेस्ट रेट फिक्स पे करना है, तो रियल टर्म में आपका आउटफ्लो कम होता है। रियल टर्म में आपका आउटफ्लो कम होता है। इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, रियल टर्म में आपका आउटफ्लो कम होता है। डिसएडवांटेज क्या क्या है इसके? ऑब्लिगेशन टू पे डिबेंचर इंटरेस्ट कैपिटल रिपेमेंट। तो कंपनी को टाइम पे डिबेंचर इंटरेस्ट पे करना है, और जब मैच्योर हो जाएंगे तो कैपिटल रिपेमेंट करना है, तो ये एक ऑब्लिगेशन डिसएडवांटेज है। प्रोटेक्टिव कोवेनेंट में भी रेस्ट्रिक्टिव। सेकंड वाले डिसएडवांटेज को ध्यान समझिएगा, प्रोटेक्टिव कोवेनेंट में भी रेस्ट्रिक्टिव। इसका ये मतलब होगा बेटा कि जब डिबेंचर कोई कंपनी इशू करती है ना, तो एक डिबेंचर डीड बनती है। तो डिबेंचर डीड में जो डिबेंचर होल्डर रहते हैं ना, जैसे वो डिबेंचर ट्रस्ट डीड मैंने आपको बताया, उसमें प्रोटेक्टिव कोवेनेंट डाल देते हैं। प्रोटेक्टिव कोवेनेंट मतलब अपनी सुरक्षा करने के लिए कुछ क्लॉज डाल देते हैं। प्रोटेक्टिव कोवेनेंट यानी क्लॉजेस डालना उसमें। प्रोटेक्टिव कोवेनेंट में बी रेस्ट्रिक्टिव। तो प्रोटेक्टिव कोवेनेंट में भी रेस्ट्रिक्टिव का मतलब है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डिबेंचर ट्रस्ट डीड में जो क्लॉज डालते हैं ना, वो रेस्ट्रिक्टिव हो सकते हैं। जैसे एक क्लॉज डाल सकते हैं कि हम नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, तो डिबेंचर होल्डर के जो ट्रस्टी रहते हैं फिर उनको नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर मिल जाता है। जैसे एक क्लॉज डाल सकते हैं कि डिविडेंड पे करने से पहले हमारी परमिशन लीजिएगा, तो रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज हो गए वो वाले। तो रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट में भी, प्रोटेक्टिव कोवेनेंट में भी रेस्ट्रिक्टिव। जैसे मैं यहां पर 2 एग्जाम्पल लिख सकता हूं। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर, परमिशन बिफोर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, थर्ड है इंक्रीजेस फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है क्योंकि आपको ऑब्लिगेशन है। फर्स्ट और थर्ड को आप कोरिलेट कर सकते हो। फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, आपको कैपिटल रिपेमेंट करना ही करना है, तो आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है उस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस है? बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कंपनी के ओनर हैं, ये लोग कंपनी के लेंडर हैं। नेचर ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब मैंने आपको ये पॉइंट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 30 में कवर किया था, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर एक हाइब्रिड सिक्योरिटी रहती है, उसमें इक्विटी शेयर की भी विशेषताएं रहती है और डिबेंचर की भी विशेषताएं रहती है। ये लॉन्ग टर्म लोन है, इसमें इंटरेस्ट पे करते हैं, उसमें डिविडेंड पे करते हैं। व्हाट इज कॉलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड, ये ध्यान समझिएगा, एग्जाम में आ सकता है।
बॉन्ड बेटा पहले किसको बोलते हैं आप लोग? बॉन्ड डिबेंचर को ही बोलते हैं। लोन लेना, लोन लेने के लिए डिबेंचर इशू करते हैं, लोन लेने के लिए बॉन्ड इशू करते हैं, एक ही चीज दोनों। जनरली बॉन्ड शब्द का इस्तेमाल तब होता है जब मैच्योरिटी पीरियड और ज्यादा हो। जैसे डिबेंचर की मैच्योरिटी पीरियड अपन लोगों ने 3 से 10 साल पढ़ी ना, तो बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड इससे भी ज्यादा हो सकती है। बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड डिबेंचर से भी ज्यादा होती है। कॉलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड किसको बोलते हैं? जिसमें इशुअर कंपनी को कॉल ऑप्शन रहता है। कॉल ऑप्शन का मतलब है मैच्योरिटी पीरियड से पहले रिडीम करने का ऑप्शन। कॉलेबल बॉन्ड हैज ए कॉल ऑप्शन विच गिव द इशुअर राइट टू रिडीम बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस नोन एज कॉल प्राइस, जनरली एट ए प्रीमियम। तो कॉलेबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे मान लो 15 साल की मैच्योरिटी पीरियड का बॉन्ड है, ओके, और कॉलेबल बॉन्ड है वो। तो कॉलेबल बॉन्ड अगर होगा ना, तो क्या होगा कि जो इशुअर कंपनी है उसको ये पावर रहेगा कि वो मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही आपका पैसा रिडीम कर सकती है। उसको कॉल ऑप्शन बोलते हैं, ऑप्शन टू बाई। मैच्योरिटी पीरियड से पहले आपके पास आपका खरीद सकती है वो, तो उसको अपन लोग बोलते हैं कॉलेबल बॉन्ड। मैच्योरिटी पीरियड से पहले खरीद सकती है, मैच्योरिटी पीरियड से पहले आपको रिडीम कर सकती है। कॉलेबल बॉन्ड जो है ना वो इशुअर कंपनी के पास अवेलेबल रहता है, और किस प्राइस पे खरीदेगी? एक प्री डिटरमाइंड प्राइस रहती है, उस पर खरीदेगी। और ये प्री डिटरमाइंड प्राइस नॉर्मली प्रीमियम पे रहती है। 100 रुपए की फेस वैल्यू का बॉन्ड होगा, तो जो कॉल प्राइस रहेगी ना, कॉल प्राइस यानी जिस प्राइस पे वो रिडीम कर सकती है, वो 102 रुपए रहेगी, से फॉर एग्जांपल प्रीमियम पे। क्योंकि आप सामने वाले को अगर प्री मैच्योर पेमेंट कर दोगे तो सामने वाले को आप ब्याज का नुकसान कर रहे हो, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा पे करो। तो इसलिए जो प्री डिटरमाइंड प्राइस रहती है वो कॉल प्राइस को बोलते हैं, वो प्रीमियम पे रहती है। तो कॉलेबल बॉन्ड किसको बोलते हैं? जहां पर इशुअर कंपनी को यह अधिकार रहता है, कि वो प्री मैच्योर पेमेंट कर सकती है, तो वो हो गया कॉलेबल बॉन्ड। और पुटेबल बॉन्ड इन्वेस्टर के पास रहता है। पुट यानी ऑप्शन टू सेल, कॉल यानी ऑप्शन टू बाई करने का अधिकार कॉल ऑप्शन, बेचने का अधिकार पुट ऑप्शन। तो पुटेबल बॉन्ड गिव द इन्वेस्टर ए पुट ऑप्शन, दैट इज राइट टू सेल द बॉन्ड बैक टू कंपनी बिफोर मैच्योरिटी। तो पुटेबल बॉन्ड, एक इन्वेस्टर है, उसको 15 साल के लिए बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, 15 साल की मैच्योरिटी का है, लेकिन उसको पैसे की अभी दरकार पड़ गई है। तो पैसे की दरकार पड़ गई है, तो अगर पुटेबल बॉन्ड होगा ना, तो आप उसको बेच सकते हो कंपनी को मैच्योरिटी से पहले, और अपना पैसा आप वापस मांग सकते हो। तो ये हो गया व्हाट इज कॉलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड इशुअर कंपनी के पास कॉल ऑप्शन रहता है, पुटेबल बॉन्ड इन्वेस्टर के पास पुट ऑप्शन रहता है। कॉलेबल बॉन्ड में इशुअर कंपनी पीरियड से पहले आपके कॉल को, आपके बॉन्ड को रिडीम कर सकती है। पुटेबल बॉन्ड में जो इन्वेस्टर है वो मैच्योरिटी पीरियड से पहले आपको बोल सकता है कि मेरा पैसा मेरे को वापस चाहिए। नेक्स्ट है फॉरेन बॉन्ड। ये बेटा जो 10 पॉइंट है ना, ये मेरे ख्याल में आईएमपी है, क्योंकि जैसे जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 एग्जाम में क्या आया था नवंबर 18 में? यूरो बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट नोट, यूरो कमर्शियल पेपर और फुली हेज्ड बॉन्ड। ये 4 बॉन्ड के बारे में इंस्टीट्यूट ने नवंबर 18 में पूछा था। तो आपकी जो सेकंड स्टडी मटेरियल है सोर्स ऑफ फाइनेंस वाली, उसमें और भी बहुत सारे बॉन्ड्स के बारे में दिया हुआ है। तो जो अभी मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, ये उन सब बॉन्ड को कवर करता है। तो फॉरेन बॉन्ड, पहली बात है ना, फॉरेन बॉन्ड किसको बोलते हैं? जो फॉरेन में इशू हो, सीधा फिदा है ना। तो पहला क्वेश्चन मैंने डेवलप किया है, नेम सम फॉरेन बॉन्ड। तो
आपकी स्टडी मेट में 10 फॉरेन बॉन्ड के नाम दिए हुए हैं। ये 10 फॉरेन बॉन्ड है। पहला है FCCB, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोई भी 5 फॉरेन बॉन्ड के नाम बताओ, तो आपको इन 10 में से 5 लिखना पड़ेगा। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, प्लेन वनीला बॉन्ड, एकदम यूनिक नाम है, कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट, ड्रॉप लॉक बॉन्ड, वेरिएबल रेट डिमांड ऑब्लिगेशन, इल्ड कर्व नोट, यंकी बॉन्ड, यूरो बॉन्ड, समुराई बॉन्ड और बुल डॉग बॉन्ड। ये सब फॉरेन बॉन्ड के नाम हैं। अब इसका मैंने अगले 10 क्वेश्चन जो बनाए हैं ना बेटा, वो उसमें इन सबको एक एक करके मैंने कवर किया है। इन सब का डिटेल भी आपकी सेकंड स्टडी मेट में दिया हुआ है, तो इनमें से कोई भी 3-4 आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। तो उसमें आपको बहुत शॉर्ट में लिखना रहता है, राइट। तो अब अगले 10 क्वेश्चन जो हैं वो एक एक करके इनको कवर करते हैं। राइट नोट ऑन फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर and hence issuer company gets fund at lower cost, but risk is that if at maturity company has to make payment, then issuer company may not have money at that time। ये आपकी स्टडी मटेरियल में इतना लिखा हुआ है बेटा, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड के बारे में इतना आपकी स्टडी मेट में लिखा हुआ है। तो पहले तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड का अपना कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्या मतलब निकलता है। फॉरेन करेंसी मतलब जो डॉलर में, यूरो में, येन में डिनोमिनेट हो। इंडियन कंपनी है, उसने FCCB इशू किया तो उसको डॉलर में डिनोमिनेट करेगी तो डॉलर मिलेगा उसको, है ना। येन में डिनोमिनेट करेगी, येन मिलेगा उसको। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड मतलब जो बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे, जो बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होंगे वो हो गए कन्वर्टिबल बॉन्ड। है अभी बॉन्ड, लोन है वो, लेकिन बाद में वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड का मीनिंग अपने कॉमन सेंस से सोचिएगा। ओके, अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट लो रहेगा क्योंकि कन्वर्टिबल अपन ऊपर पढ़े भी थे, कन्वर्टिबल जब भी रहेगा ना तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है क्योंकि उनको बॉन्ड नहीं, उनको उसके पीछे इक्विटी शेयर दिखता है कि हमको बाद में इसके अगेंस्ट में इक्विटी शेयर मिलेंगे, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी उस बॉन्ड में अप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोअर रहता है, यानी कि इश्यूअर कंपनी को जो है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा मिल जाएगा। इसमें रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि अगर मान लो कन्वर्जन ऑप्शन उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, अगर मान लो कन्वर्जन ऑप्शन उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो कंपनी को उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा। और अगर कंपनी को रीपेमेंट करना पड़ गया, अगर कंपनी को रीपेमेंट करना पड़ गया तो कंपनी के पास हो सकता है कि पैसा अवेलेबल ना हो, इसलिए तो कन्वर्टिबल बॉन्ड इशू किए थे। कन्वर्टिबल बॉन्ड इशू किए थे ताकि पैसा ना देना पड़े। लेकिन कन्वर्जन ऑप्शन अगर कंपलसरी हुआ तो अलग बात हो गई। अगर कंपलसरी कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है, पुटेबल बॉन्ड अपन पढ़े थे ना, ऑप्शन टू सेल, तो अगर इन्वेस्टर्स ने पैसा डिमांड करना शुरू कर दिया तो कंपनी फाइनेंशियल ट्रबल में आ सकती है। तो ये हो गया आपका फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। 2 पॉइंट लिखे हैं स्टडी मटेरियल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है क्योंकि कन्वर्जन का ऑप्शन है साथ में, और दूसरा पॉइंट स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है कि रिस्क रहता है कंपनी को, अगर रीपेमेंट करना पड़ गया तो दिक्कत आ सकती है। प्लेन वनीला बॉन्ड, प्लेन वनीला बॉन्ड, यहां पर जो प्लेन वर्ड है ना उसका मतलब है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं हो, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है वो हो गया प्लेन। जैसे कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं है, पुट ऑप्शन नहीं है, कॉल ऑप्शन नहीं है, वो प्लेन। और वनीला बॉन्ड तो एक नाम है बेटा, है ना। तो प्लेन वनीला बॉन्ड, कोई ऑप्शन नहीं रहता, कॉमन सेंस वाली चीजें लिखी हुई है,
इश्यूअर कंपनी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। थर्ड वाले डॉट को समझिएगा बेटा कि बॉन्ड दो तरीके से इशू हो सकते हैं। एक क्या तरीका रहता है कि बॉन्ड को डीप डिस्काउंट पे इशू करें और फेस वैल्यू पे रिडीम करें और अलग से इंटरेस्ट पे ना करें। जैसे 15 साल की मैच्योरिटी का बॉन्ड है या 20 साल की मैच्योरिटी का बॉन्ड है। आईडीबीआई बैंक है, आईडीबीआई बैंक ने अब जानते क्या किया बेटा, 1 लाख रुपए की फेस वैल्यू का बॉन्ड 2700 रुपीज में इशू किया, सिर्फ 2700 रुपीज में, डीप डिस्काउंट। लेकिन मैच्योरिटी पीरियड 30 साल थी। 2700 रुपीज आज लिए और 30 साल के बाद 1 लाख रुपए रिडीम करेगी, उसको बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। तो प्लेन वनीला बॉन्ड में भी ये हो सकता है। थर्ड डॉट देखिए, मे बी इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो इसमें फिर इंटरेस्ट अलग से पे नहीं होगा। आपने डिस्काउंट पे इशू किया, प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, वही आपका इंटरेस्ट हो गया। रिडेम्पशन वैल्यू और इशू प्राइस का डिफरेंस आपको इंटरेस्ट मिल रहा है भैया। या फिर कैन बी इशूड विथ कूपन। कूपन वर्ड जब भी पढ़ो ना बेटा, हमेशा याद रखो, कूपन का हमेशा मतलब होता है इंटरेस्ट। कूपन यानी इंटरेस्ट। तो प्लेन वनीला बॉन्ड कॉमन सेंस से लिखा जा सकता है, प्लेन जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इशूअर कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। हालांकि दो तरीके से इशू कर सकते हैं, इंटरेस्ट अलग से पे नहीं करना हो, डिस्काउंट पे इशू करो, पार पे रिडीम करो, डिफरेंस अपने आप इंटरेस्ट हो गया, या फिर कूपन के साथ इशू कर सकते हैं। कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट। कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट, देखो बेटा, फ्लोटिंग रेट नोट, फ्लोटिंग रेट का हमेशा मतलब एक ही निकाला कीजिए। फ्लोटिंग रेट का मतलब बेटा होता है जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड ना हो। मैंने आपसे 5 साल के लिए लोन लिया, 10% इंटरेस्ट रेट, वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट हो गया। मेरे को आपको 5 साल तक 10% ही इंटरेस्ट पे करना है। फ्लोटिंग रेट अगर लोन लूंगा ना तो क्या होगा, इंटरेस्ट फ्लक्चुएट होता रहेगा, घटता बढ़ता रहेगा। इंटरेस्ट को वहां अपन एक बेंचमार्क के साथ अटैच कर देते हैं और वो बेंचमार्क फ्लोटिंग नेचर का होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, पीएलआर, प्राइम लेंडिंग रेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पे पीएलआर बताती रहती है कि पीएलआर 4% है, फिर 2 महीने के बाद वो 5% हो गया, 6 महीने के बाद वो 3% हो गया, 3.5% हो गया। तो अगर मैं आपसे लोन ले रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि मैं आपको पीएलआर प्लस 2% पे करूंगा, पीएलआर प्लस 2% पे करूंगा, तो पीएलआर अगर 3% है मैं आपको इंटरेस्ट 5% पे करूंगा। 2 महीने के बाद अगर पीएलआर 4% हो गया मैं आपको इंटरेस्ट 6% पे करूंगा। 6 महीने के बाद अगर पीएलआर 3% हो गया, 3 + 2 5%, मैं आपको इंटरेस्ट 5% पे करूंगा। इसको फ्लोटिंग रेट बोलते हैं, याद रखो हमेशा। तो कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट, नोट और बॉन्ड एक ही चीज है। नोट बोल लो, बॉन्ड बोल लो, डिबेंचर बोल लो। कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा 38 नंबर क्वेश्चन में, कि यहां पर कन्वर्टिबल जो शब्द है ना, उसका मतलब कन्वर्जन इन इक्विटी शेयर नहीं है। यहां पर कन्वर्टिबल का मतलब, कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट में कन्वर्टिबल का मतलब इक्विटी शेयर बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर कन्वर्टिबल का मतलब है, पढ़िए, डीज CFRN शॉर्ट फॉर्म, गिव इन्वेस्टर एन ऑप्शन टू कन्वर्ट द FRN इनटू लॉन्गर टर्म डेट सिक्योरिटी विथ स्पेसिफाइड कूपन। लॉन्गर टर्म डेट सिक्योरिटी विथ स्पेसिफाइड कूपन। लॉन्गर टर्म डेट सिक्योरिटी विथ स्पेसिफाइड कूपन, यानी आपने फ्लोटिंग रेट नोट इशू किया है, लेकिन कन्वर्टिबल अगर है ना दोस्तों, तो इन्वेस्टर को आपने क्या राइट दे दिया कि वो उस फ्लोटिंग रेट नोट को लॉन्गर टर्म डेट सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकता है।
लॉन्गर टर्म यानी जो फ्लोटिंग रेट नोट की जो मैच्योरिटी पीरियड थी उससे ज्यादा लंबी अवधि, मान लो फ्लोटिंग रेट नोट आपने 3 साल का इशू किया तो वो उसको 10 साल की डेट सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकता है, लॉन्गर टर्म डेट सिक्योरिटी में विद स्पेसिफाइड कूपन। स्पेसिफाइड कूपन यानी इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड कर सकता है कौन? इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर ये बोल सकता है कि मेरे फ्लोटिंग रेट नोट को आप 10 साल के 5% इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो वहां पर फिर वो कन्वर्टिबल फॉरेन फ्लोटिंग रेट नोट कहलाएगा। सो बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि कन्वर्टिबल का सामान्यतः मतलब होता है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना, लेकिन यहां पर कन्वर्टिबल का मतलब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना नहीं है मेरे दोस्तों। यहां पर कन्वर्टिबल का मतलब है लॉन्गर टर्म डेट सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना, वो भी स्पेसिफाइड कूपन से। दिस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कैन बी सोल्ड इन मार्केट एंड इन्वेस्टर कैन अर्न प्रॉफिट। अब ये जो लॉन्गर टर्म डेट सिक्योरिटी में कन्वर्ट करेगा तो बाद में ये इस लॉन्गर टर्म डेट सिक्योरिटी को बेच भी सकता है, बाद में ये इस लॉन्गर टर्म डेट सिक्योरिटी को बेच के प्रॉफिट भी कमा सकता है, और इससे प्रोटेक्ट इन्वेस्टर फ्रॉम फॉलिंग इंटरेस्ट रेट। अब क्या है, जब फ्लोटिंग रेट था, इंटरेस्ट रेट अगर कम होते गया इन्वेस्टर को नुकसान हो जाएगा। जब फ्लोटिंग रेट था तब तो उससे इसको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, क्योंकि ये फिर अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो ये लॉन्गर टर्म डेट सिक्योरिटी विद स्पेसिफाइड कूपन उसको कन्वर्ट कर सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कन्वर्टिबल फ्लोटिंग रेट नोट का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा फ्लोटिंग रेट नोट जिसको इन्वेस्टर को यह ऑप्शन रहता है कि वो इसको लॉन्गर टर्म डेट सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकता है और उसमें स्पेसिफाइड कूपन की डिमांड कर सकता है। उससे क्या होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है ना तो वो ये ऑप्शन अपना एक्साइज कर लेगा, इंटरेस्ट रेट कम होते रहा और अगर फ्लोटिंग रेट में ही वो रहा तो उसको दिक्कत हो जाएगी, उसको इंटरेस्ट कम मिलेगा, वो ये ऑप्शन एक्साइज कर लेगा तो उसका स्पेसिफाइड कूपन हो जाएगा। दूसरी बात, जो लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी है उसको मार्केट में बेच के वो प्रॉफिट भी कमा सकता है। 39 नंबर क्वेश्चन है ड्रॉप लॉक बॉन्ड। ड्रॉप लॉक बॉन्ड, तो देखिए बेटा, ड्रॉप लॉक बॉन्ड नाम से कुछ समझने की कोशिश कीजिएगा। ड्रॉप यानी इंटरेस्ट रेट कम होते जाना, लॉक लगा देना। भैया बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम हो गया ना, फ्लोटिंग रेट नोट होगा तभी तो इंटरेस्ट रेट कम होने का फर्क पड़ेगा ना। अगर फिक्स्ड रेट है तो इंटरेस्ट रेट से कोई मतलब ही नहीं है अपने को, अपना तो फिक्स्ड रेट है। फ्लोटिंग रेट में क्या रिस्क है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो गया इन्वेस्टर का नुकसान हो जाएगा। तो ड्रॉप लॉक बॉन्ड इन्वेस्टर को उस नुकसान से बचाने का एक तरीका हुआ। क्या तरीका हुआ? ड्रॉप लॉक बॉन्ड में अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा ड्रॉप होते गया तो लॉक लगा दिया जाएगा, इससे कम इंटरेस्ट हम आपको पे नहीं करेंगे भैया, फिक्स हो जाएगा इंटरेस्ट। एक रेट डिसाइड कर लेंगे इंटरेस्ट का, उतना तो हम आपको कम से कम पे करेंगे, वो हो गया ड्रॉप लॉक बॉन्ड। तो ड्रॉप लॉक बॉन्ड एफआरएन यानी फॉरेन यानी फ्लोटिंग रेट नोट, एफआरएन का फुल फॉर्म है फ्लोटिंग रेट नोट विथ नॉर्मल फ्लोटिंग रेट, जैसे लिबॉर प्लस 3%, पीएलआर प्लस 3%, तो ये नॉर्मल फ्लोटिंग रेट हो गया। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड वुड बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड रेट बॉन्ड। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जो है वो अपने आप फिक्स्ड रेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट फॉल बिलो ए प्री डिटरमाइंड लेवल। अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो एक प्री डिटरमाइंड लेवल से कम हुआ, अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो एक प्री डिटरमाइंड लेवल से कम हुआ तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड जो है वो फिक्स्ड रेट बॉन्ड में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ड्रॉप लॉक बॉन्ड, इंटरेस्ट रेट अगर ड्रॉप हुआ, कम हुआ, लॉक लग जाएगा, फ्लोटिंग रेट फिक्स्ड रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। द न्यू इंटरेस्ट रेट स्टेज, तो ये नया इंटरेस्ट रेट फिर चलते रहेगा जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। तो ये हो गया मेरे भाइयों ड्रॉप लॉक बॉन्ड।
CFRN और ड्रॉप लॉक बॉन्ड में क्या फर्क है? बेटा ये जो है ना आपकी स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, तो इसको आप लोग याद करके लिख दीजिएगा एग्जाम में अगर आ गया तो, या अगर ये CFRN और ड्रॉप लॉक बॉन्ड आया तो उसमें भी आखिरी में ये पॉइंट लिख दीजिएगा। इसमें स्टडी में लिखा हुआ है लॉन्ग ऑप्शन होल्डर स्ट्रक्चर, इसमें लिखा है शॉर्ट ऑप्शन होल्डर स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल में बेटा ये स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, मैंने इसका मतलब निकालने की उसकी, तो मेरे को लगता है कि इसका ये मतलब है, अपन लोग इसमें CFRN में क्या पढ़े थे कि ये लॉन्गर टर्म डेट सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो शायद इसी को लॉन्ग ऑप्शन होल्डर स्ट्रक्चर लिख रहा होगा, लॉन्गर टर्म। और ड्रॉप लॉक बॉन्ड जो है वो शायद शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड करते होंगे, तो इसलिए शॉर्ट ऑप्शन होल्डर स्ट्रक्चर लिख दिया है इसको। लास्ट क्वेश्चन है इसका, वेरिएबल रेट डिमांड। देखिए वेरिएबल रेट मतलब फ्लोटिंग रेट, डिमांड ऑब्लिगेशन, डिमांड ऑब्लिगेशन का मतलब है ऑन डिमांड पेमेंट करना, शॉर्ट फॉर्म VRDO। तो फ्लोटिंग रेट हो गया और डिमांड ऑब्लिगेशन है ऑन डिमांड पे करना। जो इन्वेस्टर रहता है ना उसको ये अधिकार रहता है इसमें कि वो डिमांड कर सकता है प्री मैच्योर, जो पुटेबल बॉन्ड अपन पढ़े थे। तो नॉर्मल FRN विथ नॉमिनल या मिनिमम मैच्योरिटी, क्योंकि डिमांड पे भी मांग सकता है ना पैसा वो, तो इसकी मैच्योरिटी पीरियड काफी कम रहती है। नॉर्मल FRN मतलब वही बेंचमार्क के साथ इंटरेस्ट रेट। होल्डर ऑफ VRDO इन्वेस्टर कैन सेल द ऑब्लिगेशन बैक टू ट्रस्टीज, ट्रस्टीज यानी कंपनी के की अपॉइंटेड पर्सन रहते हैं वो लोग। कैन सेल द ऑब्लिगेशन ये ऊपर से वर्ड उठाया है, बैक टू ट्रस्टी एट पार प्लस एक्रूड इंटरेस्ट। तो जो होल्डर हैं वो कभी भी अपने VRDO को बेच सकते हैं ट्रस्टीज को, तो उनको कितना पैसा मिल जाएगा, जो पार वैल्यू है वो मिल जाएगी, साथ में उनको एक्रूड इंटरेस्ट मिल जाएगा, साथ में उनको एक्रूड इंटरेस्ट मिल जाएगा। हैंस इट गिव ऑप्शन टू इन्वेस्टर, हैंस इट गिव ऑप्शन टू इन्वेस्टर टू एग्जिट करने का ऑप्शन है उनके पास। सो मोर लिक्विड देन नॉर्मल FRN। तो यहां पर आपको एग्जिट करने का ऑप्शन है, आप अपना पैसा कभी भी मान सकते हो ऑन डिमांड, तो इसलिए ज्यादा लिक्विड ये रहता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा बेटा, और अगर आपको इस वीडियो में कोई इशू है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसको फिर और इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।